सभी श्रोता मित्रों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आधुनिक युग की चर्चित लेखिका अमृता प्रीतम जी ने स्त्री संवेदना पर अनेक मार्मिक कहानियां लिखी हैं। कहानी गुलियाना का एक खत एक चेतन औरत का दर्द है। उसके सपने जितने नाजुक हैं, उनकी चोट उतनी ही तीखी है। उसके मन में एक घर की लालसा है, ऐसे घर की कल्पना जिसके दरवाजे सितारों की चाबियों से खुलते हों। आइए सुनते हैं कहानी गुलियाना का एक खत। टहनी पत्तों से भर गई थी, पर उस पर फूल नहीं लगते थे। मैं रोज पत्तों का मुंह देखती और सोचती थी कि चंपा के फूल कब खिलेंगे। गमला कितना भी बड़ा हो, पर गमले में चंपा नहीं फूलती। मुझे एक माली ने बताया था और कहा था कि इस पौधे की जड़ों को धरती की ज़रूरत होती है, और मैं उस पौधे को गमले से निकालकर धरती में रोप रही थी कि एक औरत मुझसे मिलने के लिए आई। तुम्हें कहाँ कहाँ से पूछती और कहाँ कहाँ से खोजती आई हूँ। तुम नीली आँखों वाली सुंदरी। मेरा नाम गुलियाना है, फूल सी औरत, पर लोहे के पैरों पर चलकर पहुँची हूँ। मुझे 2 साल होने को आए हैं चलते हुए। किस देश से चली हो? युगोस्लाविया से। भारत में आए कितना समय हुआ? 1 महीना। बहुत लोगों से मिली हूँ। कुछ औरतों से बड़ी चाह से मिलती हूँ, और तुमसे मिले बगैर मुझे जाना नहीं था, इसलिए कल से तुम्हारा पता पूछ रही थी। मैंने गुलियाना के लिए चाय बनाई और चाय का प्याला उसे देते हुए भूरे बालों की एक लट उसके माथे से हटाई। उसकी नीली आंखों में देखा और कहा, अच्छा बताओ गुलियाना, तुम्हारे पाँव लोहे के सही, पर ये क्या कभी तुम्हारे हुस्न और तुम्हारी जवानी का भार उठाकर थके नहीं? ये देश देशांतर में क्या खोज रहे हैं? गुलियाना ने लंबी सांस ली। जब किसी की हंसी में एक विश्वास घुला होता है, उस समय उसकी आंखों में जो चमक उतर आती है, मैंने वही चमक गुलियाना की आंखों में देखी। मैंने अभी तक लिखा कुछ नहीं, पर लिखना बहुत कुछ चाहती हूँ। मगर कुछ भी लिखने से पहले मैं इस दुनिया को देखना चाहती हूँ। अभी बहुत दुनिया बाकी पड़ी है जो मैंने देखी नहीं, इसलिए मैं अभी थकने की नहीं। पहले इटली गई थी, फिर फ्रांस, फिर ईरान और फिर जापान। पीछे कोई तुम्हारी बाट देखता होगा। मेरी माँ मेरी बाट देख रही है। उसे जब तुम्हारा खत मिलता होगा तब कितनी चहक उठती होगी वहाँ। वो मेरे हर एक खत को मेरा आखिरी खत समझ लेती है। उसे यकीन नहीं आता कि कभी मेरा खत और भी आएगा। क्यों? वह सोचती है कि मैं इसी तरह चलती चलती रास्ते में कहीं मर जाऊंगी। मैं उसे खूब लंबे लंबे खत लिखती हूँ। आंखें तो वह खो चुकी है, पर मेरे खत किसी से पढ़वा लेती है। इस तरह वह मेरी आंखों से दुनिया को देखती है। अच्छा गुलियाना, तुमने जितनी भी दुनिया देखी है, तुम्हें कैसी लगी? किसी ने हाथ बढ़ाकर तुम्हें रोका नहीं कि बस और कहीं मत जाओ? चाहती थी कि कोई जगह मुझे रोक ले, मुझे थाम ले, बांध ले, पर जिंदगी के किसी हाथ में इतनी ताकत नहीं आई। मैं शायद जिंदगी से कुछ अधिक मांगती हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा। मेरा देश जब गुलाम था, मैं आज़ादी की जंग में शामिल हो गई थी। कब? 1941 में हमने लोक राज्य के लिए बगावत की। मैंने इस बगावत में बढ़ चढ़कर भाग लिया, चाहे मैं तब छोटी सी ही रही होंगी। वे दिन बड़ी मुश्किल के रहे होंगे। 4 साल बड़ी मुसीबतों भरे थे। कई कई दिन छिप कर काटने होते थे। कई बार दुश्मन हमारा पता पा गए। हम एक पहाड़ी से चलकर दूसरी पहाड़ी पर पहुंचते थे। एक रात हम 60 मील चले थे। 60 मील? तुम्हारे इस नाजुक से बदन में इतनी जान है गुलियाना? ये तो एक रात की बात है। तब हम करीब 300 साथी रहे होंगे, पर सारी उम्र चलने के लिए कितनी जान चाहिए, और वह भी अकेले। गुलियाना, चलो कोई खुशी की बात करें। मुझे कोई गीत सुनाओ। तुमने कभी गीत लिखे हैं गुलियाना? पहले लिखा करती थी, फिर इस तरह महसूस होने लगा कि मैं गीत नहीं लिख सकती, पर शायद अब लिख पाऊंगी। कैसे गीत लिखोगी गुलियाना? प्यार के गीत?
प्यार के गीत लिखना चाहती थी, पर शायद अब नहीं लिखूंगी। हालांकि एक तरह से वे प्यार के गीत ही होंगे, पर उस प्यार के नहीं जो एक फूल की तरह गमले में रोपा जाता है। मैं उस प्यार के गीत लिखूंगी जो गमले में नहीं उगता, जो सिर्फ धरती में उग सकता है। गुलियाना की बात सुनकर मैं चौंक उठी। मुझे वह चंपा का पेड़ याद हो आया जिसे मैं अभी अभी गमले से निकालकर धरती पे रोप कर आई थी। मैं गुलियाना के चेहरे की ओर देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे इस धरती को गुलियाना के दिल का और गुलियाना के हुस्न का बहुत सा कर्जा देना हो। गुलियाना मुझे लेनदार प्रतीत हो रही थी। मैं उसकी ओर देखने लगी कि धरती कभी भी इसका ऋण नहीं चुका पाई थी। गुलियाना, मैं इसलिए कहती थी कि शायद मैं ज़िंदगी से कुछ ज़्यादा चाहती हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा। ये ज़रूरत से ज़्यादा नहीं गुलियाना, सिर्फ उतना जितना तुम्हारे दिल के बराबर आ सके। पर दिल के बराबर कुछ नहीं आता। हमारे देश का एक लोकगीत है, तेरी डोली को कहारों ने उठाया, खाट को कंधा कौन दे, मेरी खाट को कंधा कौन देगा। गुलियाना, तुमने क्या कभी किसी से प्यार किया था? कुछ किया ज़रूर था, पर वह प्यार नहीं था। अगर प्यार होता तो ज़िंदगी से लंबा होता। साथ ही मेरे महबूब को भी मेरी उतनी ही ज़रूरत होती जितनी मुझे उसकी ज़रूरत थी। मैंने विवाह भी किया था, पर यह विवाह उस गमले की तरह था जिस पर मेरे मन का फूल कभी ना उगा। पर यह धरती, तुम्हें इस धरती से डर लगता है गुलियाना? धरती तो बड़ी जरखेज है। मैं धरती से नहीं डरती, पर मुझे मालूम है तुम्हें जिस चीज़ से डर लगता है, मुझे भी ये डर लगता है। और इसी डर से रुष्ट होकर मैं दुनिया से निकल पड़ी हूँ। आखिर एक फूल को इस धरती में उगने का हक क्यों नहीं दिया जाता, जिस फूल का नाम औरत हो? मैंने उन लोगों से हट ठाना हुआ है जो किसी फूल को इस धरती में उगने नहीं देते, खासकर उस फूल को जिसका नाम औरत हो। यह सभ्यता का युग नहीं। सभ्यता का युग तब आएगा जब औरत की मर्जी के बिना कोई औरत के जिस्म को हाथ नहीं लगाएगा। सबसे अधिक मुश्किल तुम्हें कब पेश आई थी? ईरान में। मैं ऐतिहासिक इमारतों को दूर दूर तक जाकर देखना चाहती थी, पर मेरे होटल वालों ने मुझे कहीं भी अकेले जाने से मना कर दिया। मैं वहाँ दिन में भी अकेले नहीं घूम सकती थी। फिर बीच बीच में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। उसी होटल में एक आदमी ठहरा हुआ था जिसके पास अपनी गाड़ी थी। उसने मुझसे कहा कि जब तक वह इस होटल में है मैं उसकी गाड़ी ले जाया करूं। वह मेरे साथ कभी नहीं गया, पर उसने अपनी गाड़ी मुझे दे दी, ड्राइवर भी दिया। मुझे वह सहारा ओढ़ना पड़ा, पर ऐसा कोई भी सहारा हमें क्यों ओढ़ना पड़े? जापान में भी मुश्किल आई थी। वहाँ मुझे सबसे बड़ी मुश्किल पड़ी। सिर्फ एक रात एक शराबी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया था। मैंने उसी समय कमरे से टेलीफोन करके होटल वालों को बुला दिया। एक बार फ्रांस में जाने क्या हो जाता अगर कहीं ज़ोर की बारिश न शुरू हो गई होती। मैं एक बगीचे में बैठी हुई थी। कुछ दूरी पर एक पहाड़ था। मैं वहाँ जाना चाहती थी। दो आदमी काफ़ी देर से मेरा पीछा कर रहे थे। मैं जानती थी कि अगर मैं पहाड़ की किसी निर्जन जगह पर चली गई तो ये आदमी वहाँ जाकर न जाने क्या करें। पर मेरे दिल में गुस्सा खौल रहा था कि मैं इन गुंडों से डरकर पहाड़ पर क्यों न जाऊं। इसलिए मैं बगीचे में से उठकर उस तरफ चल पड़ी। कुछ दूर गई कि ज़ोर से बरसात होने लगी। मुझे अपने होटल लौटना पड़ा। पर ये सब गलत है। मैं यही सोचती हुई चलती जाती हूँ कि आखिर ये सब इतना गलत इतना क्यों बना हुआ है, जब मनुष्य अपने को इतना सभ्य और इतना उन्नत मानने लगा है। तुम अपने गुजारे के लिए क्या करती हो गुल? छोटे छोटे सफ़रनामे लिखती हूँ, छपने के बाद अपने देश में भेज देती हूँ। कुछ पैसे मिल जाते हैं, कुछ अनुवाद करके भी कमा लेती हूँ। मुझे फ्रेंच अच्छी आती है। मैं फ्रेंच की पुस्तकों का अपनी भाषा में अनुवाद करती हूँ। वापस जाकर एक बड़ा सफ़रनामा लिखूँगी, शायद गीत भी लिखूँ। आजकल जब मैं सोती हूँ तो एक गीत मेरे दिल में मंडराने लगता है, पर जब मैं जागती हूँ तो उसे खोज नहीं पाती।
अच्छा गुलियाना, और बातें छोड़ो, मुझे उस गीत की बात बताओ। मैंने गीत नहीं कहा, गीत की बात कही है। बात ही तो मुझे अब तक मालूम नहीं है। मैं वह बात खोज रही हूँ जिसमें से गीत उगते हैं। बिना बात के ही दो पंक्तियाँ जोड़ी हैं, इससे आगे नहीं जुड़ती। बात के बिना भला गीत कैसे जुड़ेगा? गुलियाना ने कहा और टूटे हुए गीत की तरह मेरी ओर देखा। फिर गुलियाना ने गीत की दो पंक्तियाँ सुनाई। आज किसने आसमान का जादू तोड़ा, आज किसने तारों का गुच्छा उतारा और चाबियों के गुच्छे की तरह बांधा, मेरी कमर से चाबियों को बांधा। और गुलियाना ने अपनी कमर की ओर संकेत करके मुझसे कहा, यहाँ चाबियों के गुच्छे की तरह मुझे कई बार तारे बंधे हुए महसूस होते हैं। मैं गुलियाना के चेहरे की ओर देखने लगी। तिजोरी की चाबियों को चांदी के छल्लों में पिरोकर बना गुच्छा उसने अपनी कमर में बांधने से इनकार कर दिया था और उसकी जगह वह तारों के गुच्छे अपनी कमर में बांधना चाहती थी। गुलियाना के चेहरे की ओर देखती हुई मैं सोचने लगी कि इस धरती पर वे घर कब बनेंगे जिनके दरवाजे तारों की चाबियों से खुलते हों। तुम क्या सोच रही हो? सोचती थी तुम्हारे देश में भी औरतें अपनी कमर में चाबियों का गुच्छा बांधती हैं। हाँ, हमारी माँ दादियाँ अपनी कमर में चाबियाँ बांधा करती थी। चाबियों से घर का ख्याल आता है और घर से औरत के आदिम सपने का। देखो, इस सपने को खोजती खोजती मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। अब मैं अपने गीतों का ये सपना अमानत दे जाऊंगी। धरती के सर तुम्हारा कर्ज और बढ़ जाएगा। कर्ज की बात सुनकर गुलियाना हंसने लगी। उसकी हंसी उस लेनदार की तरह थी जिसकी कागजों पर लिखी हुई कर्ज की सारी गवाहियाँ झूठी निकल आई हों। गुलियाना के चेहरे की ओर देखते हुए मुझे लगा कि थाने के किसी सिपाही को अगर गुलियाना का हुलिया अपने कागजों में दर्ज करना पड़े तो वह इस तरह लिखेगा, नाम गुलियाना साइनोबिया, बाप का नाम निकोलियन साइनोबिया, जन्म शहर मैसेडोनिया, कद 5 फुट 3 इंच, बालों का रंग भूरा, आँखों का रंग सलेटी, पहचान का निशान उसके निचले होंठ पर एक तिल है और बाईं ओर की भौं पर एक छोटे से जख्म का निशान है। और गुलियाना की बातें सुनते हुए मुझे इस तरह लगा कि किसी दिल वाले इंसान को अगर अपनी ज़िंदगी के कागज़ों में गुलियाना का हुलिया दर्ज करना पड़े तो वह इस तरह लिखेगा, नाम फूल की महक सी एक औरत, बाप का नाम इंसान का एक सपना, जन्म शहर धरती की बड़ी जरखेज मिट्टी, कद उसका माथा तारों को छूता है, बालों का रंग धरती के जैसा, आँखों का रंग आसमान के रंग जैसा, पहचान का निशान उसके होठों पर जिंदगी की प्यास है और उसके रोम रोम पर सपनों का बौर पड़ा हुआ है। हैरानी की बात यह थी कि जिंदगी ने गुलियाना को जन्म दिया था, पर जन्म देकर उसकी खबर पूछना भूल गई थी। पर मैं हैरान नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि जिंदगी को बिसार देने की बड़ी पुरानी आदत है। मैंने हंसकर गुलियाना से कहा, हमारे देश में एक बूटी होती है जिसे हम ब्रह्मी बूटी कहते हैं। हमारी पुरानी किताबों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मी बूटी पीसकर कुछ दिन पी लें तो उसकी स्मरण शक्ति लौट आती है। मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी को ब्रह्मी बूटी पीस कर पीनी चाहिए। गुलियाना हंस पड़ी और कहने लगी, तुम जब कोई प्यारा गीत लिखती हो या कोई भी जब कोई प्यारा गीत लिखता है तो वह जंगल में से ब्रह्मी बूटी की पत्तियां ही तोड़ रहा होता है। शायद कभी वह दिन आएगा जब हम जिंदगी को अपनी बूटी पिला देंगे और उसे भूल जाने की यह आदत न रहेगी। गुलियाना उस दिन चली गई, पर ब्रह्मी बूटी की बात पीछे छोड़ गई। मैं जब भी कोई प्यारा गीत पढ़ती मुझे उसकी याद आ जाती कि हम सब मन के जंगल में ब्रह्मी बूटियों की पत्तियां बीन रहे हैं। हम किसी दिन ज़िंदगी को शायद इतनी बूटी पिला देंगे कि उसे हमें हमारी याद आ जाएगी। 5 महीने को है, मुझे गुलियाना का एक भी खत नहीं मिला और अब महीने पर महीने बीतते जाएंगे। गुलियाना का खत कभी नहीं आएगा, क्योंकि आज के अखबार में यह खबर छपी हुई है
कि 2 देशों की सीमा पर कुछ फौजियों ने एक परदेसी औरत को खेतों में घेर लिया। औरत को बड़ी चिंताजनक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। उसका पासपोर्ट और उसके कागज़ आग से जली हुई हालत में मिले। औरत का कद 5 फुट 3 इंच है। उसके बालों का रंग भूरा और आँखों का रंग सलेटी है। उसके निचले होंठ पर एक तिल है और उसकी बाईं भौं पर एक छोटे से जख्म का निशान है। ये एक बार की खबर नहीं। सोच रही हूँ, यह गुलियाना का एक खत है। जिंदगी के घर से जाते हुए उसने जिंदगी को एक खत लिखा है और उसने खत में अपनी ज़िंदगी से सबसे पहला सवाल पूछा है कि आखिर इस धरती में उस फूल को आने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता जिसका नाम औरत हो। और साथ ही उसने पूछा है कि सभ्यता का वह युग कब आएगा जब औरत की मर्जी के बिना कोई भी मर्द उसके जिस्म को हाथ नहीं लगा सकेगा। और तीसरा सवाल उसने यह पूछा है कि जिस घर का दरवाज़ा खोलने के लिए उसने अपनी कमर में तारों के गुच्छे को चाबियों के गुच्छे की तरह बांधा, वह घर कहाँ है? उस घर का दरवाज़ा कहाँ है? तो दोस्तों, यह थी कहानी गुलियाना का एक खत। इस खत के माध्यम से लेखिका ने हमारे सामने ये सवाल रखा है कि इस पुरुष प्रधान समाज में क्यों स्त्रियां दुनिया के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं है। क्यों औरत को हर कदम पर डर लगता है कि जाने कहाँ से किस वेश में कोई भेड़िया उसकी देह के साथ साथ उसकी आत्मा को भी लहूलुहान कर देगा। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और प्रश्न आपके दिल और दिमाग में भी उठ रहा होगा। जल्दी ही मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।